हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 14 यूनिट 4 पार्ट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। स्वायत्त जिला परिषदें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए गठित की गई है। संविधान के भाग 10 तथा अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। भारत में किसी भी क्षेत्र को सुनिश्चित अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इन राज्यों में विशेष प्रावधान के निम्नलिखित कारण हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय इन राज्यों के अन्य लोगों के साथ उनकी जीवनचर्या में घुल नहीं पाई है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में जनजातीय लोग अपने बीच के बहुसंख्यकों की सभ्यता और संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज से जुड़े हैं। इसलिए संविधान में इन क्षेत्रों को अलग से प्रावधान किया गया है और शासन के यहाँ के लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। स्वायत्त जिला परिषद के जनजातीय क्षेत्र। स्वायत्त जिला परिषद के क्षेत्र निम्नलिखित है। असम, उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रदेश के क्षेत्र जिला। मेघालय में खासी पहाड़ी जिला, जंतियाँ पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला। त्रिपुरा में यहाँ पे क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। मिजोरम में चकमा, मारा जिला, लाई जिला। स्वायत्त जिला परिषद की संरचना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। इन 30 सदस्यों में 4 सदस्य को राज्यपाल नामित करेंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषदें भी होती हैं। स्वायत्त जिला परिषद की शक्तियाँ। स्वायत्त जिला परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर व जल सरणी, गांव प्रशासन, परिवर्तित खेती, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद, सामाजिक रूढ़ियाँ आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं। इसके द्वारा बनाई गई विधियों को राज्यपाल से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामले के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपील सुन सकती है, निर्णय दे सकती है। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। स्वायत्त जिला परिषद की विशेषताएं। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त प्रशासन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट पॉइंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं।
सेकंड है, राज्यपाल को 100 शासी जिलों को स्थापित करने या पुनः स्थापित करने का अधिकार है। राज्यपाल इनके क्षेत्रों को घटा या बढ़ा सकता है, उनके नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, अगर स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी जिलों में बांट सकता है। फोर्थ पॉइंट है, स्वायत्त शासी जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, मत्स्य क्षेत्र, सड़क आदि को स्थापित कर सकती है। जिला परिषद साहूकार पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदाय के व्यापार पर विनियमन बना सकती है, लेकिन उसे राज्यपाल से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है, स्वायत्त जिला परिषद भू राजस्व का आंकलन तथा संग्रहण कर सकता है, वह कुछ अन्य कर भी लगा सकता है। सिक्स पॉइंट है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम स्वायत्त जिलों में लागू नहीं होते हैं। अगर कानून लागू होंगे तो कुछ फेरबदल के साथ लागू होंगे। 7 पॉइंट है, राज्यपाल एक आयोग गठित करेगा जो स्वायत्त जिला परिषदों के प्रशासन की जांच करेगा और रिपोर्ट देगा। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। ग्रामीण जिला विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जिला ग्रामीण स्तर पर गरीबी को समाप्त करने के लिए एक प्रभावकारी एजेंसी की आवश्यकता थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन किया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतार सके। इस अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर जिलों में गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन जुटा सके। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है उसके क्या कार्य हैं? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, जिले में गरीबी को कम करने के लिए अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय तथा सहयोग प्राप्त करना इन संस्थाओं का कार्य है। सेकंड पॉइंट है, वे पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करें। किसी भी परिस्थिति में वे पंचायतों के कार्यों को नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। वह जिला परिषद का सहायक संगठन है जो गरीबों को कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। फोर्थ पॉइंट है, जहां जिला परिषदें मौजूद नहीं हैं अथवा जहां वे कार्य नहीं कर रही है वहां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करता है। फिफ्थ पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धारित समय पर जिला परिषद राज्य तथा केंद्र सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट भेजती रहती है। 6 पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का यह कर्तव्य है कि वे निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि जो लाभ कुछ खास वर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं वे उनको मिलते रहें। सेवन पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे। 8 पॉइंट है, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे। 9 पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकारी और वित्तीय अधिकार जिला परिषद, जिला कलेक्टर के पास होते हैं।
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का संगठन। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रशासन शासी निकाय द्वारा चलाया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का शासी निकाय नीति निर्देशक, वार्षिक योजना के अनुमोदन तथा विभिन्न कार्यक्रमों सहित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था करता है। जिले के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को समग्र रूप से प्रभारी बनाया गया है। जिले के सांसद एवं विधायक सहित कई अधिकारी DRDA के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जिला परिषद की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। सेकंड है जिला समाहर्ता, जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक। ये सारे क्या हैं? जो अतिरिक्त शासी निकाय हैं उसके सदस्य हैं। थर्ड है जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का प्रमुख। फोर्थ है जिला वनाधिकारी। फिफ्थ है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परियोजना अधिकारी। सिक्स्थ है जिला नियोजन अधिकारी। सेवन्थ है जिला मत्स्य पालन अधिकारी। एट्थ है जिला पशुपालन अधिकारी। नाइन्थ है जिला कृषि पदाधिकारी। 10 है परिवार कल्याण के जिला प्रभारी। 11 है KBIB के जिला प्राधिकारी। 12 है जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक। 13 है जिला अग्रणी बैंक के अधिकारी। 14 है नौबार्ड के जिले प्रतिनिधि। 15 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष। 16 है जिला ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वास्थ्य अधिकारी। 17 है महिला विकास। 18 है अनुसूचित जाति जनजाति के वित्तीय निगम के क्षेत्रीय या जनपद स्तरीय अधिकारी हो। और 19 है DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक महिला कार्यकर्ता संगठन जिसे ग्रामीणों के संगठित करने का अनुभव हो। 20 है भूमि विकास बैंक के जिला स्तर के अध्यक्ष। 21 है कमजोर वर्ग के 2 प्रतिनिधि जिनमें एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से लिया जा सकता है। इसे भी DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हो सकते हैं। 22 है DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जिला दुग्ध उत्पाद संघ के प्रतिनिधि जिसमें एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हो, वे प्रतिनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हो सकते हैं। 23 है DRDA के परियोजना निर्देशक। 24 है केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नामजद एक सदस्य। 25 है DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि जो साधारणतः कार्यक्रम की लाभार्थी हो। 26 है मुख्य अधिकारी पदाधिकारी जिला परिषद के सदस्य सचिव। और 27 है DRDA के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य। कर्मचारी स्टाफ पद्धति। प्रत्येक जिले का अपना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। फर्स्ट है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है जो सामान्यतः वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सेकंड है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के महिला पहलुओं तथा ग्रामीण महिला एवं शिशु विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया DWCRA ग्राम कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सहायक परियोजना पदाधिकारी यानी कि महिला के पद की स्थापना की गई है। थर्ड पॉइंट है
एपीओ उद्योग का कार्य ट्राइसेम के कार्यक्रमों की निगरानी रखना, जबकि जिला उद्योग केंद्र डीआरडीए की तकनीकी शाखा है। फोर्थ है, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा निवेश संभावनाओं की पहचान, भरोसेमंद परियोजनाओं की तैयारी, विशेषज्ञ सेवाओं के प्रावधान, प्रशिक्षण के केंद्रों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कमजोरियां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीए की निम्नलिखित कमजोरियां हैं। कौन कौन सी कमजोरियां हैं? फर्स्ट पॉइंट है, यह व्यवहारिक परियोजनाओं का निर्माण था और यह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं रही। चूँकि परियोजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक प्रभावशाली क्रियान्वयन एजेंसी के अभाव में पूरे कार्यक्रम के ढह जाने की संभावना है, यानी टूट जाने की संभावना है, खत्म हो जाने की संभावना है। सेकंड पॉइंट है, कार्यक्रमों पर निगरानी। यह दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। जब तक डीआरडीए को तकनीकी एवं विशेषज्ञ कार्मिक पर्याप्त उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः लेखा शाखा के साथ साथ तकनीकी शाखा को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट है, अधिकांश जिला ग्रामीण एजेंसियों ने आवश्यक योजना दलों को संगठित नहीं किया और न ही व्यवहारिक परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता को विकसित करने के प्रयास किए गए। फोर्थ है, अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर डीआरडीए अपनी सेवा देने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने विभागों जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। प्रतिनियुक्ति भत्ते की कोई व्यवस्था न रहने के कारण कर्मचारी इनमें सेवा करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, परियोजना अधिकारियों तथा सहायक परियोजना अधिकारियों के बार बार बदलने से एजेंसी का प्रभाव एवं कुशलता दोनों प्रभावित होते हैं। सिक्स पॉइंट है, समन्वय की समस्या एक प्रमुख समस्या है। डीआरडीए प्रखंड स्तर के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों यानी कि कृषि एवं पशुपालन विभाग, राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि के बीच समन्वय का अभाव रहता है, क्योंकि डीआरडीए का इन संगठनों पर औपचारिक नियंत्रण नहीं रहता है। 7 पॉइंट है, डीआरडीए में प्रशिक्षित कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। कुल परियोजना अधिकारियों में केवल 1/3 ने ही डीआरडीपी में प्रशिक्षण प्राप्त किए। जहां तक सहायक परियोजना अधिकारियों का प्रश्न है, केवल 19% अधिकारी प्रशिक्षित थे। 8 पॉइंट है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष, परियोजना अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रमों का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण नहीं होता है, अतः लोगों तक इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं पहुंच पाता। लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता का दुरुपयोग एवं जोड़ तोड़ होती है। 9 पॉइंट है, डीआरडीए नियमित आधार पर सहकारी सहायता उपलब्ध कराने पर बहुत कम ध्यान देती है। डीआरडीए को प्रभावी बनाने के सुझाव। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से सुझाव हैं? फर्स्ट पॉइंट है, डीआरडीए के शासी निकाय में समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, डीआरडीए के कर्मचारियों को पेशेवर, अनुभवी तथा प्रशिक्षित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, परियोजना अधिकारियों तथा सहायक परियोजना अधिकारियों के स्थानांतरण के विषय में एक सामान्य नीति अपनानी चाहिए। कम से कम 3 वर्षों तक एक स्थान पर काम करने के बाद ही स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी उनकी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, निगरानी अधिकारियों के कार्यों की नियमित जांच उच्च अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए।
5th पॉइंट है प्रभावपूर्ण समन्वय हेतु DRDA के अध्यक्ष एवं परियोजना अधिकारी को उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न अन्वेषकों के कार्यों को नियमित अवलोकन एवं जांच करनी चाहिए। 6 पॉइंट है DRDA सेवाओं को विशिष्ट बनाने के लिए इसे ग्रामीण विकास विभाग में शामिल कर दिया जाना चाहिए। 7 पॉइंट है आम जनता और प्रखंड स्तर के अधिकारियों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के बाद ही प्रमुख वार्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए। किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के पहले DRDA के अधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारियों यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO को विश्वास में लेना चाहिए। 8 पॉइंट है लोगों की सहभागिता और उनका सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को मनोवृत्ति में परिवर्तन जरूरी है। 9 पॉइंट है प्रत्येक परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, इसके लिए DRDA को एकीकृत विकास कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए जो रोजगार प्रदान करने में सक्षम एवं लाभार्थियों की आय में वृद्धि कर सके। 10 पॉइंट है सरकार को DRDA को पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए ताकि यह कर्मचारियों की आवश्यकता को स्वयं पूरा करने में सक्षम हो सके। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास कार्यक्रमों के प्रभावशाली निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए पूर्ण प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारी उपलब्ध होंगे, तभी वह गांव की गरीब जनता की समस्या को दूर करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि द्वितीय प्रशासनिक ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA को बंद करने का सुझाव दिया गया था। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।